हम वनमाली कथा का जो अनुवाद विशेषांक है, जो अनुवाद पर फोकस्ड है, हम उसके लोकार्पण की तरफ चलते हैं। मैं मंच पर आसीन गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे वनमाली कथा का अनुवाद का जो अंक है उसका लोकार्पण करें, लेकिन साथ ही मैं दो और व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। एक तो वनमाली कथा के संपादक कुणाल जी, जो निरंतर नवाचार रचते रहते हैं वनमाली के सहारे, और साथ ही वनमाली कथा की यात्रा में सृजनात्मक हस्तक्षेप रखने वाली सहायक संपादक ज्योति जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी मंच का हिस्सा बने और इस लोकार्पण का आगाज़ हम सब मिलकर करें। एक बार ज़ोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुणाल जी से आग्रह करूंगा कि वे इस अंक के बारे में, इसकी यात्रा के बारे में कुछ शब्द कहें। ज़ोरदार तालियां। अभी दिन चढ़ रहा है, हम जोश बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत। वनमाली कथा का यह दूसरा विशेषांक है कायदे से देखा जाए तो। इससे पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने नवलेखन अंक का प्रकाशन किया था। यह दूसरा विशेषांक प्रधान संपादक मुकेश वर्मा जी आपके समक्ष उपस्थित हैं। जब हम लोग बातें कर रहे थे तो यूँ तो अनुवाद विशेषांक के रूप में इसे निकालना था, लेकिन उनका आग्रह था कि अनुवाद विशेष हो, इस अर्थ में हो कि इनमें शामिल जितने बड़े रचनाकार हैं, 25 रचनाकार हैं, अंतोन चेखव से, हमने नाम के हिसाब से रखा है, अंतोन चेखव से लेके एकदम आज हारुकी मुराकामी तक, तो इनके कहानियों का अनुवाद भी हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकारों द्वारा ही स्वीकृत करें। तो आप देखेंगे कि जहाँ लियो टोल्स्टॉय की कहानी है उसका अनुवाद भीष्म साहनी ने किया है, चेखव की कहानी है उसका अनुवाद अमरकांत ने किया है। कविताएं 50 हैं, 50 बड़े कवियों की कविताएं, बड़े कवियों द्वारा अनुदित कविताएं हैं। आपसे विशेष आग्रह है कि हमारे स्टॉल पे यह अंक उपलब्ध है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय संतोष चौबे जी, माननीय मुकेश वर्मा जी, हमारे पूरी सहयोगी टीम जिसका नेतृत्व ज्योति रघुवंशी जी कर रही हैं, भाई सदृश निशांत, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप जाते समय इस अंक को ज़रूर एक बार देखें, यही गुजारिश है। शुक्रिया सर। क्योंकि समय के साथ हमें चलना है तो मैं देर ना करते हुए अगले भाग की तरफ आता हूं जहां हम अनुवाद पर बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया, इसका टॉपिक है अनुवाद का समकालीन परिदृश्य। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य का काम जीवन और मृत्यु के बीच आवाजाही करना, कल्पना और यथार्थ के बीच आवाजाही करना होता है। और मुझे लगता है कि अनुवाद जो अपने आप में जो सृजनात्मक क्रिया है, वह इस आवाजाही को और वृहद करती है। वह भाषा के एक आंगन से मिट्टी उठाकर भाषा के दूसरे आंगन में ले जाती है और इसका वितान और बड़ा करती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने पहले स्पीकर की तरफ जाना चाहूँगा। मैं ओमा शर्मा जी से आग्रह करूँगा कि वे अनुवाद के बारे में कुछ शब्द कहें, संवाद को शुरू करें। और उससे पहले मैं, चूँकि परिचय दिया जा चुका है, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि ओमा जी ने स्टीवन स्पाइक की आत्मकथा का अनुवाद किया है और एक तरह से उनको हिंदी में इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर उसके भी बारे में, उसके सहारे अपनी बात को वे शुरू करें। सर प्लीज़। बहुत शुक्रिया। पहले तो वनमाली कथा के इस विशेष अंक के लिए आप सभी को बहुत बधाई। और जिस तरह से ये अंक समायोजित हुआ है, ये बहुत एक उम्मीद जगाता है पूरी अनुवाद विधा के प्रति। मेरे पास जब मुकेश जी का फ़ोन आया था कि हमको आप एक कहानी दे दीजिए अनुवाद के लिए, तो मुझे ये गुमान नहीं था कि इसका एक इस तरह से इस्तेमाल होगा। फिर बाद में पता लगा कि एक इस तरह की बृहत्तर योजना बनी कि हिंदी में हमारे जितने बड़े बड़े लेखकों ने, विश्व के जो दिग्गज लेखक हैं, उनके जो अनुवाद किए हैं, उनका जो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, सभी ने किए, और उनका फिर एक इस तरह से संचयन किया जाए तो ये एक नायाब पुस्तक हो गई है, नायाब। तो इसको देखते हुए, इसका जिस तरह से इन्होंने विशेषांक निकाला,
2 अंक की जगह 1 अंक इसलिए किया कि उसमें प्रूफ की एक भी गलती ना रह जाए, और मैंने अपने ध्यान से पढ़ते हुए उसको गौर किया कि जितने प्यार से इन्होंने सब चीज़ों को इकट्ठा किया है उतने प्यार से प्रस्तुत भी किया है, तो ये अलग से तारीफ करने लायक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम प्रूफ के लेवल पर चीज़ों का एक कभी कभी उनके साथ बड़ा अनादर करते हैं, वो पाठक को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अभी एक चीज़ है कि अनुवाद की क्या स्थितियाँ हैं। तो मैं जब एक पिछले 40-50 वर्षों का एक इतिहास देखता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि पहले एक वक्त था कि जब हमारे सभी दिग्गज कहानीकार लेखक या कवि, चाहे रघुवीर सहाय हों, चाहे वो निर्मल वर्मा हों, ये लगातार अपने समय के जो बड़े लेखक थे या उनसे पूर्व के जो बड़े लेखक थे, उनकी बेहतरीन रचनाओं को हिंदी में लाते रहते थे। वो चाहे दिनमान में छपती थी, वो सारिका में छपती थी, महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छपती थी। अभी जब मैं देखता हूँ कि हमारे इस समय के कि कौन से ऐसे कहानीकार हैं, कौन से ऐसे कवि हैं जो अपने बड़े लेखकों का जो अनुवाद हो चुके हैं उनका भी, और जिनका अनुवाद अभी नहीं हुआ है उनका भी, उनकी किन रचनाओं को लेकर आ रहे हैं, तो मुझे उस तरह की बहुत आश्वस्ति नहीं होती है। मुझे लगता है इसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह के अनुवाद हमारे पत्र पत्रिकाओं में आ रहे हैं, तो उसमें माफ़ कीजिए, थोड़ा एक फैशन का एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे लैटिन अमेरिका को सब लोग एकदम फैशन की तरह लेने लगे हैं। कहीं से भी कोई लैटिन अमेरिकी नाम लिख दो उस पर, और आपको लगता है कि ये एक अच्छा जरिया है पत्रिका में छपने का। और शायद पत्रिका के संपादक भी इस तरह से इतनी मीन मेख नहीं निकालते उनको देखने में। फिर उनकी अगर आप भीतर जाएं, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि उन कुछ अनुवादों से मैं गुजरा हूँ जो मैंने बाद में किए हैं, ये अपनी तारीफ़ के सिलसिले में नहीं है, तो मैंने देखा है कि मूल रचना के साथ जिस तरह की छूट हमारे अनुवादक इन दोनों लेते रहे हैं, लगभग अक्षम्य किस्म की चीज़, और एक तरह से साहित्यिक अपराध है वो, कि आप ये सोचते हैं कि ये जो पैरा है इसमें ये क्या बात कह रहा है, मैं बस इस बात को कह दूं, बजाय उसकी जो डिटेलिंग है, जो उसके जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो छूना चाह रहा है, छूते हुए निकल रहा है, उसको हम कैसे अपनी भाषागत चुनौतियों में उतर कर अपनाएं और उनको अपने भाषा में उतारें, इस तरह का काम उस तरह का काम नहीं हो रहा है। और इस तरह का काम इसलिए नहीं हो रहा है कि अब अनुवाद किसी लगन या प्यार से नहीं हो रहा है, वो जैसे एक व्यवसाय के तौर पर हो रहा है कि किसी ने आप पर दबाव डाला या किसी रचना की मांग की कि हमें इसका दे दीजिए, तो आपके पास थोड़ा भाग दौड़ का समय है ही, समय भी कम है, तो इसको जैसे चलते चलते कर दिया। इससे क्या होता है कि हम उस लेखक का तो अहित करते ही हैं, अपना भी बहुत अहित करते हैं। क्योंकि अनुवाद करते समय मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि भाषा के प्रति सलूक रखने का जो अदब है वो अनुवाद आपको सिखाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी भाषा कभी उस तरह की नहीं हो सकती थी अगर मैं बहुत जल्दी ही स्टीफन साई की रचनाओं के अनुवाद में नहीं उतरता, और ये शायद संयोग ही रहा। मेरा अभी तक पहला कहानी संग्रह भी नहीं आया था, और मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला जिसको मुझे लगा कि हिंदी साहित्य में आना चाहिए। तो अनुवाद की बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी अनुभव के, और उस किताब को मैंने, जो किताब भी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि पुस्तकालय में थी वो, मैंने उसको फ़ोटोकॉपी कराया और उसके काम में लग गया धीरे धीरे। यानी जैसे कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ बहुत प्यार से करते हैं तो उसका शायद कुछ नतीजा निकलता है। फिर अनुवाद के साथ एक जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ जो की जानी चाहिए और जिसका फिर इन दोनों नितांत अभाव है, उसमें एक उसका की वर्ड है और वो है रिवीजन। आपको उसको बार बार रिवाइज करना होता है, आप उसको बार बार देखना पड़ता है कि उस शब्द का क्या हुआ यहाँ, वो तो मैंने जल्दी में इसको ऐसे कह दिया था। यानी कुछ उसके जो मनोभाव हैं वो आपके सपनों में भी आने चाहिए कि ये चीज़ कैसे होगी। और ये मैंने तो महसूस किया कि इस तरह सा होता है कि वो जो पूरी कृति है जब आपके भीतर उतरती है, जिस तरह की भाषिक चुनौतियाँ वो आपको पेश करती है। देखिए अनुवाद
शब्द को उसके आधार पर नहीं होता, वो हमेशा आपके पूरे उस जो शब्द संपदा है उसको चुनौती देते हुए होता है। ये समानांतर कोश उसमें बहुत मदद कर सकता है, लेकिन कुछ शब्द आपको कुछ बनाने भी पड़ते हैं, क्योंकि उस लेखक ने भी बनाए हैं। और सारा परिदृश्य ये सिर्फ ये नहीं है कि उसने क्या कहा और आपने उसे कैसे कर दिया, नहीं, उसने अपने ज़ुबान में कहा है, अपने लोगों के लिए कहा है। यहाँ आपको अपनी ज़ुबान में कहना है, अपने परिवेश के लिए कहना है। तो ये पूरा एक जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, उस भाषा का जो मिजाज है उसका ध्यान रखते हुए, उसकी जो बारीकियाँ हैं उनका ध्यान रखते हुए, कहीं किसी का, या तो आप कृति का अनुवाद मत कीजिए, यानी आप पहले तय कर लीजिए कि इसका अनुवाद करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर एक बार आप ये तय कर लेते हैं कि इस कहानी का या इस कविता का अनुवाद करना है, तो फिर ये आपके अख्तियार की बात नहीं है, फिर आप उसके साथ संपादन भी उसके साथ करने लगें कि ये इसमें ये अतिरिक्त है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये पाठक की समझ में तो यही बात कहना चाह रहा है। वहाँ आप उसका सारांश में नहीं जा सकते, उसकी जो, और सारी चुनौती उसकी यही है। मेरे ख्याल से इन बड़े बड़े लेखकों के अनुवादों को जब आप देखें, जैसे हमारे यहाँ जो अनुवाद हुए हैं, वो आज भी इतने गुदगुदाते हैं कि वो जो वर्मा की भाषा है अपनी रचनाओं में, वो आपको अनुवाद में उस तरह की नहीं लगती। उन्होंने उसके साथ भी अपना तारतम्य बिठाया है और अपनी भाषा के साथ भी बिठाया है। यानी जो उनकी जो कलात्मक उड़ान अपनी रचनात्मक लेखन के साथ है, वहाँ पर वो उसका एक दूसरा रूप है, वो उस तरह से खुली नहीं है, मतलब उसका एक सिरा जैसे उस मूल कृति के साथ कहीं जुड़ा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि समय अभाव है और हमारे पास सब वरिष्ठ साथी हैं, इस पर चाहें तो हम विस्तार से बात कर सकते थे, जो करनी भी चाहिए थी, लेकिन मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि अपने वरिष्ठ साथियों से और आपसे कुछ और सीख जाऊँ, जिसके अगली बार मैं अगर कुछ अनुवाद करने लगूँगा तो उससे मुझे और फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत संक्षेप में आपने बहुत सारगर्भित बात कही। मैं अब हमारे अगले अतिथि खुर्शीद आलम जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वे इस संवाद को आगे ले जाएं। खुर्शीद जी पाकिस्तान के कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर की आवाजाही भारत में, हिंदुस्तान में कराते हैं। उनका उसमें काफ़ी बड़ा सृजनात्मक हिस्सा रहा है, तो प्लीज़ सर। शुक्रिया निशांत उपाध्याय जी, आदरणीय संतोष चौबे जी, मेरे अकरम फरमा मुकेश वर्मा जी, मधुबी जोशी जी, शर्मा जी, मेरे कलमी दोस्त कुणाल सिंह, अभी तक कलमी दोस्त थे, अब अभी दोस्त हुए हैं हमारे। एक अरसे से, हमारे ज़माने में कलमी दोस्त हुआ करते थे, अब तो फेसबुक के दोस्त होते हैं, लेकिन कुणाल हमारे कलमी दोस्त थे, लेकिन अभी अभी दोस्त हो गए हैं। कि प्रोफेसर विनोद तिवारी जी, सामने बैठे दोस्तों और साथियों, मैं अदब का एक मामूली सा छात्र हूँ। बुनियादी तौर पे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। पता नहीं कहाँ से ये अदब का रोग लग गया मुझे। मैं थोड़े से तजर्बे अपने हिंदी उर्दू हिंदी के हवाले से बात करूँगा। मैं बुनियादी तौर पे अपनी मातृभाषा उर्दू में कहानियाँ लिखता रहा हूँ और पढ़ने का शौक़, अदब पढ़ने का शौक़ बचपन से था। जब थोड़ा सा शऊर आया तो कुछ दूसरी भाषाओं की कहानियाँ पढ़ता था। ख़ास तौर से जब हिंदी की कहानी पढ़ूं तो मुझे लगता था कि ये तो उर्दू में भी आनी चाहिए, उर्दू के रीडर्स तक भी जानी चाहिए। या उर्दू की कोई ऐसी तख्लीक में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये हिंदी के पाठकों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। अब तक कम व बेश हिंदी के सभी बड़े राइटर्स को उर्दू के पाठकों तक, यहाँ से लेके पाकिस्तान तक, और उर्दू के पाकिस्तान के अलावा उर्दू के सभी बड़े लेखकों को हिंदी पाठकों तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश की है।
उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू के हवाले से हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ी सी गलतफहमी पैदा की है कि साहब सिर्फ लिपि का अंतर है, और ये बड़ी बड़ी गलतफहमी है। अब ये वक्त नहीं है कि मैं मिसालें दे करके बताऊं। ठीक है कि शायरी के हवाले से जो बात है कि शायरी में आप माने फुटनोट में मानी दे सकें तो शायरी का काम चल जाएगा, लेकिन जब आप प्रोज़ लिख रहे होते हैं तो उसमें फुटनोट से काम नहीं चलता है, पूरा सिंटेक्स बदलना होता है। मैं 2 तजुर्बे बताऊं। कमलेश्वर जी का नावल कितने पाकिस्तान, बहुत मशहूर नावल है, आप सब ने देखा होगा, पढ़ा होगा। उनकी ख्वाहिश थी कि वो नावल उर्दू तक मैं पहुंचाऊं। नावल मुकम्मल हो गया, मैंने कर दिया। उनकी एक और ख्वाहिश थी कि उर्दू के एक बहुत बड़े क्रिटिक उस पर भूमिका लिखें। ईमानदारी की बात है कि मैं नाम नहीं लूँगा उन विद्वान का, उन्होंने वो पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी, लंबी भूमिका लिखी, लेकिन एक शब्द भी अनुवाद के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। ये बदयांती है, क्योंकि उन्होंने उर्दू में पढ़ा था। उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू में जो अनुवादक, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सेकंड रेटेड आदमी है। अभी 2 महीने पहले एक प्रकाशक ने, लखनऊ के बड़े प्रकाशक ने मुझसे संपर्क किया कि अरबी का एक बड़ा उपन्यास है, उर्दू में है, हम चाहते हैं कि वो हिंदी में आप करें। मैंने कहा पहले भेज दीजिए, मैं पढ़ लूँ उसे। भेज दिया उन्होंने। 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने संपर्क किया, मानदेय पूछा उन्होंने, मैंने बता दिया। साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। एनीवे, मैंने कहा मेरी दूसरी शर्त है, मानदेय तो कुछ भी नहीं है, दूसरी शर्त है, और ये मेरा रिजर्वेशन है कि लेखक के नाम के साथ ही अनुवादक का नाम भी होगा कवर पेज पे। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी पॉलिसी नहीं है, हम तो सिर्फ प्रिंट लाइन पेज पे अनुवादक का नाम देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी पॉलिसी ये है कि लेखक के साथ अनुवादक का नाम होना चाहिए। मैंने कहा जिस भाषा में मैं अनुवाद कर रहा हूँ उस भाषा का पाठक उस लेखक को नहीं जानता है। बहरहाल वो अपनी ज़िद न छोड़ें कि हम अपनी खूह क्यों छोड़ें, वो तैयार नहीं हुए। पिछले साल भारत सरकार की एक संस्था है, उर्दू की संस्था, बड़ी संस्था, उसके निदेशक ने मुझे फ़ोन किया कि एक राजनीतिक का कोई 500 पेज की कोई किताब होगी कि साहब ये एक किताब है, मैं भेज रहा हूँ, 1 महीने में आपको इसे करके देना है। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मैं अनुवाद अपनी पसंद का करता हूँ, और 500 पेज पढ़ने में ही मुझे 2 महीने लगेंगे। नहीं, आपके लिए कुछ, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो सब बहुत आसान सा है, बस कहीं कहीं बदलना है। मैंने कहा आपने किसी बाबू से कह के करा लीजिए उसे। तो ये भ्रम जो बना हुआ है उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू के साथ, इसे, और ये बड़ी गलतफहमियां हैं। ये मेरे दोस्त और मेरे भाई कुरान सिंह ने मेरे बहुत सारे अनुवाद छापे हैं, मुकेश वर्मा जी ने मेरे बहुत सारे अनुवाद छापे हैं, देखा होगा उन्होंने। और अनुवाद एक साधना है, कम से कम मैं अपनी सतह तक कहता हूँ कि पहले चीज़ मैं पढ़ता हूँ, ठीक अच्छी है, फिर जहन बनाता हूँ कि हाँ इसे उस रीडर तक जानी चाहिए, फिर दोबारा अनुवाद के लिए मैं पढ़ता हूँ, तब जा कर के जहन बनता है कि हाँ इसे अनुवाद करना चाहिए। दोस्तों, यादें बातें बहुत सारी हैं, वक्त की कमी है। आपने मुझे और मेरे तजुर्बों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना ही कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने अपनी पर्सनल यात्रा के हवाले से अनुवाद पर एक अलग तरह की नज़र डाली। मैं अब आग्रह करूंगा मधु बी जोशी मैम से कि वे इस संवाद को आगे ले जाएं। मैं
अनुवाद के एक और पक्ष पर बात करना चाहूँगी। मैं तकनीकी अनुवादक, मूलतः तकनीकी अनुवादक थी। मुझे जो पहला एक बड़ा अनुवाद और जिससे मुझे टके भी मिले वो NCERT का एक टेक्स्ट था जो टीचर्स को क्लासरूम में कुछ बताने के लिए तैयार किया गया था। और उसे मैं तब भी मेरा यही मानना था, हाल तक मेरा ये मानना था कि अनुवाद में कुछ धरा नहीं है। जो इंग्लिश में मौजूद है उसे आप हिंदी में लिख दीजिए, जो हिंदी में है उसे इंग्लिश में लिख दीजिए, उसमें कौन सा कमाल है। लेकिन जब मुझे अनुवाद इवैल्यूएट करने के लिए मिले तब मुझे समझ में आया कि ये इतनी आसान चीज़ है नहीं। अगर आप बाइलिंगुअल हैं, दोनों संस्कृतियों से भी आपका परिचय है, तो आपके लिए अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन अदरवाइज़ इतना आसान है नहीं काम करना। अभी हम पहले की बातें छोड़ दें तो अभी हाल के 3-4 वर्षों में अनुवाद में रुचि बढ़ी है, जो ज़्यादातर अवार्ड्स की वजह से रुचि बढ़ी है। और अनुवाद, हम बार बार ये भूल जाते हैं कि अनुवाद किसी की आजीविका भी है। मुझे जितने पैसे टेक्निकल अनुवाद के मिलते हैं, मैंने जितने साहित्यिक अनुवाद किए हैं वो मोहब्बत के मारे किए हैं। या तो मुझे उस रचना से मोहब्बत थी या मुझे उस रचनाकार से मोहब्बत थी और मुझे लगा ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, इसलिए उसमें कभी पैसे की बात नहीं हुई। लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे प्रकाशक और हमारी बड़ी प्रकाशन संस्थाएं, दिक्कत की बात है कि बड़ी प्रकाशन संस्थाएं इतने शर्मनाक रेट्स कोट करती हैं कि उसमें काम करना बहुत मुश्किल है। और जो व्यक्ति किसी मजबूरी में उस काम को करेगा, वो उसका तो आधा ध्यान खिड़की के बाहर होगा कि यहाँ से कोई मौका निकले तो मैं उसको लपक लूँ, तो वो कितना दिल लगा के आपका काम करेगा। और इसमें मुझे एक याद है, अशोक वाजपेयी जब ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष थे, उन लोगों को कला का कुछ टेक्निकल टेक्स्ट ट्रांसलेट करवाना था और अचानक मुझे फ़ोन आया और मुझसे पूछा कि आप अनुवाद करेंगी। मैंने कहा ज़रूर करूँगी। अच्छा कितने पैसे? मैंने कहा पहले मुझे उस दिन मैं बहुत खौंखियाई हुई थी इसी तरह की चीज़ों से, तो मैंने कहा लेकिन मैं ना इतने पैसे से कम पे काम करने वाली नहीं हूँ, 1 रुपये से कम मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। तो जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था उसने कहा कि मैं पता करके बताता हूँ। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन आया, आप ये लिख के दे देंगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे दूँगी। लिख के भेज दिया, ईमेल एक भेज दिया। फिर ये हुआ कि अच्छा आप अपने ही कदबुत के किसी अनुवादक से भी लिखवा देंगी? मैंने कहा लिखवा दूँगी। तो मैंने अभय दुबे को फ़ोन किया और अभय दुबे ने कहा कि मैं मधु जी लिख तो दूंगा, लेकिन होने वाला ये है कि वो 95 पैसे पे किसी को दे देंगे, आपको नहीं देंगे। मैंने कहा जैनुम को जाएं, लेकिन 1 रुपया तो मुझे करवाना ही करवाना है। और इस तरह के कई सारे मामूली लगने वाले झगड़े जिनके आगे बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकले। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया दे रही है। मतलब अभय ने वो लिख के दिया, उसके 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया कि अच्छा आप आइए, बात करिए, साइन करिए और ले जाइए काम। मैं लेके चली आई। अब 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम दे रही है। लेकिन कई सारे हमारे साहित्य अकेडमी ने अभी शायद रिवाइज़ किए हैं रेट्स, लेकिन जनरली अनुवाद का दृश्य इतना खराब है कि इतना ग्रे, ये अभी भी एक ग्रे एरिया है। एक तो अनुवादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कोई पैमाने ठीक से नहीं हैं। खुद मेरे ही पास जिस तरह से काम आता है देखने के लिए, तो मुझे ही लगता है कि ये तो मेरा निजी राय है, हाईली सब्जेक्टिव है ना। तो उसमें एक तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन, भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कोई एक टर्म इस्तेमाल करता है, कोई दूसरी टर्म इस्तेमाल करता है, चाहे साहित्यिक में हो और चाहे टेक्निकल ट्रांसलेशन में हो। और अभी जितना अनुवाद को महत्व दिखता मिल रहा है, जिससे हम बड़े अभिभूत हो रहे हैं कि हमारा साहित्य पूरी दुनिया पे छा गया है, ऐसा कुछ है नहीं। बात यह है कि हम एक बहुत बड़ी मंडी है और अपने ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ तो करेंगे, आपकी चीज़ें पढ़ लेंगे,
बाकी तो नहीं तो 200 साल 300 साल अंग्रेज़ यहाँ थे और सभी कॉलोनिस्ट की तरह उन्होंने हमारी रचनाओं का अनुवाद नहीं किया, है ना। उन्होंने क्लासिक्स का अनुवाद किया, वो ज़्यादातर जर्मन्स ने किया। अनुवाद का बड़ा काम अगर कभी हुआ है तो अरबों ने किया है, जिन्हें हम बहुत जाहिल मानते हैं, लेकिन अरबों ने एक बड़ा उद्यम किया था अनुवाद का, जिसकी वजह से यूरोप का ज्ञान ग्रीक में आया, ग्रीक और फिर लैटिन में आया और बचा रह पाया, बहुत सारा ज्ञान बचा रह पाया। और यूरोप के मतलब अरबों के उस ज्ञान ने हमारे ज्योतिष में भी उसका योगदान है, जिसे हम ज़्यादातर जानते नहीं हैं। आज अनुवाद का जो महत्व बना है वो सिर्फ अपनी चीज़ें बेचने के लिए बना है। आज अगर टेक्निकल ट्रांसलेशन को पैसा मिल रहा है तो इसकी वजह से मिल रहा है, अदरवाइज साहित्यिक अनुवाद का जो परिदृश्य है वो आज भी ऐसा है कि आप उसे अपनी आजीविका नहीं बना सकते। मैं ही पिछले लगभग 30 साल से मेरी लोगों को मेरा और कोई परिचय मालूम नहीं है, सिर्फ अनुवादक के तौर पे मालूम है। और उदयन वाजपेयी ने एक बार मेरा जो परिचय छात्रों को दिया था जिन्हें हम पढ़ाने जाने गए थे, कि वो हम में से अकेली अनुवादक ऐसी हैं जो सिर्फ अनुवाद से पैसा कमाती हैं, जो बिल्कुल सच बात थी। लेकिन अगर मुझे टेक्निकल अनुवाद से उतने पैसे न मिलते हों जितने पैसे मैं मांगती हूँ, टेक्निकल अनुवाद में मेरी मास्टरी है और वहाँ कोई मुझे कभी नहीं कहता एक भी पैसा कम करिए, लेकिन साहित्यिक अनुवाद में बड़ा झमेला है। और अगर आप सिर्फ साहित्यिक अनुवाद के बूते अपनी जीविका चलाना चाहें तो नहीं चला सकते, जैसे हिंदी में लेखन के बूते आप अपनी जीविका नहीं चला सकते। तो आज अनुवाद को जो महत्व हिंदी में भी मिल रहा है वो शुद्ध रूप से बाज़ार की वजह से मिल रहा है। अदरवाइज़ आप खुर्शीद आलम जी से आप सुन ही चुके हैं, खुद मेरी अनुवाद की हुई किताब बधिया स्त्री, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है फेमिनिज्म का, वो टेक्निकल टेक्स्ट भी है। वो उसका जब मैंने अनुवाद किया बधिया स्त्री का, तो इतनी लंबी बहस चली कि स्त्री को बधिया नहीं किया जा सकता। और बाद में मैंने राजेंद्र यादव, बाद में मैंने खींच के उनसे कहा कि आप लिटरल टर्म्स पे मत जाइए, आप लिटरल टर्म्स की बात कर रहे हैं और ये ना अब कुपड़ बहस में बदल रहा है पूरा मामला। तो भी उसका जो पहला संस्करण है वो विद्रोही स्त्री के नाम से है। और मज़े की बात है कि भारत सरकार की जो लिस्ट है किताबों की, उसमें वो दोनों नामों से है, विद्रोही स्त्री के नाम से भी है और बधिया स्त्री के। बाद के सब्सिक्वेंट टेक्स्ट जो हैं वो सारे के सारे बधिया स्त्री के नाम से आए, लेकिन जो पहला आया है, मतलब एक अनुवादक के तौर पर आपकी इतनी भी स्वायत्तता नहीं बचती है। कोई भी आपकी रचना का नाम बदल सकता है, वो आपका चाहे तो उस पर नाम भी न दे, किताब पे नाम भी न दे। पहली बार ऐसा हुआ कि गिरीश कर्नाड का यह जीवन खेल में, जो पिछले साल जब मैंने अनुवाद किया, तो बिना किसी बातचीत के मैंने पाया कि पहले कवर पेज पर मेरा नाम लेखक के साथ मौजूद है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, और शायद इसलिए ऐसा हुआ है कि जो पब्लिशर्स हैं वो मूलतः अमेरिकन पब्लिशर्स हैं, वो भारतीय पब्लिशर हैं नहीं। तो अनुवाद का कर्म को अगर आप अपनी फुल टाइम जॉब बनाना चाहें तो आप बिल्कुल अकिंचन बल्कि विलुप्त होने के लिए तैयार रहिए। अगर आप विलुप्ति के लिए तैयार हैं तो आप अनुवादक बने। मैंने जब अनुवाद को शुरू किया था तो मैंने उसको बिल्कुल एक सेवा के तौर पे शुरू किया था, शुद्ध रूप से जिसे सेवा कहते हैं, और एजुकेशन के लिए शुरू किया था, इसलिए मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे नाम कमा लेंगे और बहुत पैसा कमा लेंगे तो मेरे ख्याल से इस पेशे में तो मत ही कोई आए, मैं राय नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आपने क्योंकि इतना लंबा समय इसमें काम किया है तो आपने बिल्कुल सही सचेत और आगाह किया हमें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वनमाली कथा के प्रधान संपादक मुकेश वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे कुछ बातें कहें। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना, ना उस तरह का भी था।
मैं तो वनमाली कथा का जो लोकार्पण होना था इस कारण यहाँ बैठा हूँ। अनुवाद मेरी खासियत ये है कि मैंने आज तक कोई अनुवाद नहीं किया और मेरी तौबा कि मैं कभी करूँगा भी। इतने लोगों के जो हालचाल सुने हैं उससे तो मैंने इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। बहरहाल हम लोग संतोष चौबे को सुनना चाहेंगे। उन्होंने अनुवाद भी किए हैं और अनुवाद को लेकर के उनकी बड़ी अच्छी दिलचस्पी भी है। इस विश्वविद्यालय में हम लोगों ने एक संतोष चौबे ने, मेरा तो खैर क्या, तो उसमें उन्होंने एक अनुवाद केंद्र भी खोला है जिसमें हम विदेशी भाषाओं का हिंदी में अनुवाद करेंगे और उससे महत्वपूर्ण ये कि हम हिंदी भाषा की कहानी कविता इसका अनुवाद अन्य विदेशी भाषाओं में करेंगे। दिक्कत ये हो रही है कि एक तरफा ट्रैफिक चल रहा है, वो जर्मन का कहीं रूसी का अंग्रेजी का पूरा अनुवाद हिंदी में चला आ रहा है। लेकिन हिंदी में जो इतने महत्वपूर्ण लेखक हैं इनका क्या, इनके बारे में क्या किया जा रहा है? तो हम लोग चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण साहित्य को विदेशों में भी उस तरह से जाना जाए। इसका भी अनुवाद फ्रेंच में हो, अंग्रेज़ी में हो, जर्मन में हो और हिंदी को हम, जो कि हम लोगों की जैसा कि कुणाल जानते हैं, चार्टर में प्रतिज्ञा है कि हम हिंदी को विश्व भाषा के तौर पर स्थापित करेंगे। तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर हिंदी को लाना चाहते हैं और उसका एक तरीका यही है कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएं। केवल हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाएं और भारतीय भाषाओं के साथ लोक बोलियां भी। तो आप लोग ने यहाँ पर हमारी कथा पत्रिका के लोकार्पण में आपने जो सहयोग दिया, जो प्रेम, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ग्राहक बने रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए विश्वरंग के स्वप्न दृष्टा कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन दें और इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद निशान। मैं 3 हिस्सों में अपनी बात कहूँगा। पहले हिस्से में जो हमारे मित्रों ने कहा, तो एक तो मैं सबसे रिलेट कर पाया क्योंकि ये तीनों चीज़ें मुझे मालूम हैं। मैं उमा जी को बता रहा था कि वनमाली जी का जो पुस्तकालय था, स्टीफन ज़्वाइग उसके बड़े इम्पोर्टेंट हिस्से थे। और मैंने एक कहानी का जिक्र किया, जो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी जो जेल में बंद था किसी कारण से, और बाद में एक किताब उसके हाथ में लगती है जो शतरंज के बारे में। उसके बाद कालकोठरी जैसी जगह है और कुछ नहीं करता, तो फिर वो आटे से वो बना लेता है मोहरे और इतना शानदार शतरंज खिलाड़ी बनता है। पर बहुत दिलचस्प, उनके स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है। एक खजाने की खोज वाली कहानी भी उनकी है जिसमें। तो मेरे प्रिय लेखकों में जो शुरुआती लेखक हैं और वो दादा के माध्यम से मेरे पास आए, तो उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मुझे बहुत पसंद। विश्व की जो श्रेष्ठतम कहानियाँ हैं उसमें स्टीफन ज़्वाइग की वो कहानी शामिल है। और यदि आप शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेगी। तो मैं इमीडिएटली रिलेट कर पाया, मैं समझ पाया कि कैसे उमा शर्मा जी काम करते रहे होंगे। दूसरी बात जो भाई खुर्शीद आलम ने कही कि जो मुझे पसंद आता है मैं उसी का अनुवाद करता हूँ, मुझसे पैसा दे के अनुवाद नहीं कराया जा सकता। और मजाक में कहूँ तो हरि भटनागर इस बात को जान गए थे, तो उनने मुझसे बड़ा अनुवाद करवाया और एक भी पैसा कभी बोला ही नहीं उन्होंने कि आपको देना चाहिए। बस उन्होंने तारीफ़ ही तारीफ़ करी, किताब बड़ा ज़बरदस्त अनुवाद किया आपने। लेकिन ठीक है, मतलब आप मुझे जानते ही हैं, तो मैं करता हूँ, अभी भी उनके लिए काम कर देता हूँ जब भी मेरी इच्छा होती है। पर जो पसंद आता है, जैसे मुझे शुरुआत में विचारधारा को लेकर बहुत सारी समस्याएं थीं, तो मैंने टेरी गल्टन का अनुवाद किया। वो करते हुए मुझे वॉल्टर बेंजामिन पसंद आ गए, तो फिर मैं उनका अनुवाद किया, उस पर आता हूँ अभी। तीसरी बात जो मधु जी कह रही थी, खुर्शीद आलम साहब की सारी बातों से मैं सहमत हूँ और एक खुददारी के साथ अनुवाद होना चाहिए। ये भी बताऊँ कि बुकर अवार्ड मिलने के पहले वनमाली कथा ने गीतांजलि श्री का सम्मान कर दिया था और उसके बाद उन्हें बुकर अवार्ड मिला। वो अनुवाद के बारे में बड़ी डिबेट उनको लेके हुई, लेकिन दोनों बातें हैं वहाँ। देखिए ये शालीनता है कि
कि लेखक भी है, अनुवादक भी है, दोनों को बराबर का पैसा डिवाइड करके देते हैं। तो इस शालीनता का भारत में भी आना बचा हुआ है। और जो मधु जी कह रही थी, तो मैं भी तकनीकी अनुवादक रहा, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, पर हम लोग तो सर शुरू से ही 1 रुपये दे रहे हैं। हमसे किसी ने नहीं कहा, पर हम 1 रुपये ही देते हैं। और अभी जो 51 कथाकारों का अनुवाद कराया गया है, उसमें हमने 3-3 लाख रुपए लेखकों को दिए, जो मराठी भाषा में हुआ, उर्दू में हुआ, अन्य भाषाओं में हुआ। और खुशी साहब से कहूँगा कि हमारे लिए, या मधु जी से कहूँगा कि हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे हम एम्पैनल कर रहे हैं अनुवादक, तो आप सब हमारे साथ करें, वो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। और कई बार तो हम ज़्यादा भी पैसा देते हैं, क्योंकि जैसे अब ये जो मोनोग्राफ बने हैं पेंटर्स के, तो जो कला जानेगा वही तो करेगा। तो ये रामचंद्रन का मोनोग्राफ है, नैनसुख का मोनोग्राफ है, अफजल साहब का मोनोग्राफ है। ये सारे मोनोग्राफ के लिए काफ़ी हिफ्टी अमाउंट हमारे यहाँ से दिया गया। तो मुझे लगता है, और मैं तो हर बार अपनी इसमें कहता ही हूँ, ये प्रकाशकों की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने नहीं ली, कि वो लेखकों को समृद्ध बनाते और लेखकों को ज़्यादा मदद करते। वो खुद वो संग्रहालयों में या पुस्तकालयों में घुस गए। यदि आप जनता के बीच में जाते, पुस्तक यात्राएं निकालते, लोगों को साथ में लेते, तो शायद अलग प्रभाव हमारे समाज पे होता। घटते घटते कम्युनिटी इतनी तो रह गई है। आप देखिए, छोटी सी कम्युनिटी रह गई हिंदी लिखने पढ़ने वालों की। तो इसको सबको निकालना है बाहर, और यदि आप कर सकते हैं तो बेहतर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब दूसरे हिस्से पे आता हूँ, ये कि व्यक्तिगत रूप से मेरे अनुवाद के क्या अनुभव हैं। तो मित्रों, यात्रा शब्द मुझे बहुत पसंद है, और मेरी सतत यात्रा जैसी मुझे लगती है। तो एक समय था जब मैं वैचारिकता को लेके बड़ा परेशान था, और उसके जीवन में क्या रोल हो। दूसरा, नॉर्मली आई वॉक द टॉक, मतलब जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। तो लंबे समय तक मार्क्सवादी विचारधारा से संबद्ध रहते हुए मैंने उस पर बहुत सारा काम किया। पर ऐसा करते हुए मुझे जो एक रोशनी मिली, वो टेरी गिल्टन की किताब से मिली। उसका अनुवाद मैंने लेखक और प्रतिबद्धता के नाम से किया है, और वैचारिक गद्य का मैंने ज़्यादा अनुवाद किया। मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, कविताएं भी पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे उस समय वैचारिक गद्य के अनुवाद की बहुत ज़रूरत महसूस होती थी। और कला और विचारधारा, कविता और विचारधारा एक उत्पाद के रूप में साहित्य, ये सारे जो उनके चैप्टर्स थे, उनका मैंने एक बहुत, और उसको बहुत स्वागत भी किया गया। ये करने में कठिनाइयाँ क्या आती हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैंने वॉल्टर बेंजामिन का अनुवाद किया, मॉस्को डायरी और जो दूसरी किताबें उनकी हैं उनका अनुवाद किया। फिर मैंने लोरका को लेके एक अनुवाद किया है, जो लोरका के कंट्रीब्यूशन को लेके था, और लोरका व्यक्तित्व किस तरह के थे, उनके रचनाएं किस तरह की हैं। तो ये फिर आगे चलते हुए हरि भटनागर साहब ने मुझसे जो ब्रेख्त और लुकाच की बहस है उसका अनुवाद कराया, कि ब्रेख्त और लुकाच की जो बहस है, इसमें ब्रेख्त जीतते हुए दिखाई देते हैं। तो वो हाल में छपी, उसको बहुत पसंद किया गया। और फिर मैंने अपने मन से कोविड के समय में शूमाकर का अनुवाद किया, जो दूसरी किताब थी उनकी। उसका नाम भ्रमित आदमी के लिए एक किताब है, और वो असल में इतनी शानदार किताब है कि मैं उस पर लगभग 10 साल से बोल रहा था, पर कोविड में मैंने अकेले रहते हुए उसका अनुवाद किया। तो ये कुछ मेरे वैचारिक अनुवाद हैं। वैसे छोटे मोटे अनुवाद दूसरे भी मैं करते हैं, किताबों के फॉर्म में हैं, यहाँ मिल जाएंगे आपको जी। अब सर, वैचारिक गद्य की 2 दिक्कतें हैं। एक तो भाषा की दिक्कत तो है ही, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है और टर्मिनोलॉजी क्या है, वहाँ तक पहुँचने भी आपको बहुत समय लगता है। तो मेरा तरीका, जैसे कि खुर्शी साहब ने कहा, मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ चीज़ें, और कुछ किताबें तो ऐसी रहीं जिन पर मैं बोलता ही था, तो मैंने उनको 10वीं बार पढ़ा होगा, और मेरे मन में वो घुस गई और प्रवेश कर लिया, तब मैंने उनका अनुवाद किया। मैं ऐसा कच्चा अनुवाद नहीं कर सकता कि आज मुझे दोगे कल दे देना। तो खूब समय लेता हूँ, मन में पूरा प्रवेश करने देता हूँ। अब लोरका के अनुवाद को लेके मैंने एनसाइक्लोपीडिया में जाके स्पेन के बारे में जाना, कि स्पेन में किस तरह का
वो समय रहा होगा, कैसा उसका प्राकृतिक परिदृश्य रहा होगा। मतलब नींबू के पत्ते से गिटार या ऐसी कोई मैंडोलिन जैसी चीज़ बजाना हमारे यहाँ संभव नहीं है। मतलब हमारे यहाँ समझ में नहीं आता कि नींबू के पत्ते से मैंडोलिन कैसे बजाया जाएगा। और वो झरोके में झांकती हुई लड़कियाँ वहाँ से देख रही होंगी, झरोके किस प्रकार के होंगे, और वो घेरदार घाघरे पहने हुई होंगी और चौक में आके नाच कर रही होंगी, नृत्य कर रही होंगी। ये सारी इमेजरी के लिए आपको पहले स्पेन में जाना पड़ता है और स्पेन के बारे में समझना पड़ता है, और वो समय भी समझना पड़ता है। और जब वो मारे गए तब उनके क्या हाल होंगे। तो वो युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और लेखक इतने गंभीरता से विचारधारा को लेते थे कि वो मरने के लिए तैयार थे। वो जाते थे, वो उस किले के सामने वो मारे गए जहाँ पर कि जिसके बारे में उसमें जिक्र है। तो कहना ये चाहता हूँ कि पहले रचना प्रवेश करे, फिर आप रचना में प्रवेश करो और आप देखो कि उसका परिदृश्य क्या था और टर्मिनोलॉजी क्या थी। जैसे वॉल्टर बेंजामिन इतने बड़े बड़े वाक्य लिखते। अब वैचारिक थिंकर्स बहुत सारे हैं, विनोद जी बैठे हैं, मतलब उन्होंने खुद बहुत अच्छे अनुवाद किए। तो इन बड़े वाक्यों का क्या किया जाए? हमारे यहाँ तो उस तरह लिखा ही नहीं जाता, हमारे यहाँ छोटे वाक्य लिखे जाते हैं। अगर हम तोड़ लेंगे तो विचार गुम ना हो जाए। मॉस्को डायरी को बहुत पसंद किया गया, और उसमें जो मॉस्को के चौक के बारे में, मॉस्को के बर्फ़ गिरने के बारे में, मॉस्को के बाज़ारों के बारे में, मॉस्को के हाट के बारे में बहुत सुंदर करने में बहुत मज़ा आया मुझे उसे। और मैं मॉस्को तो खैर जानता ही था, मुझे उसको पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि रशियन लिटरेचर हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। तो दूसरी बात यह है कि माहौल को पकड़ना पड़ता है और फिर उसका एक तरह से आपके यहाँ। शूमाकर जो है ये एक वैचारिक दर्शन की किताब है एक तरह की, और जो उनकी पहली किताब थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, वो इकोनॉमिक्स की किताब थी। और ये किताब उन्होंने अंतिम वर्षों में लिखी, जो कि दर्शन की किताब है। अब ये लेवल्स ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ बीइंग में उनके प्रत्येक लेवल ऑफ बीइंग में समझने की क्या मतलब प्रवेश आदमी किन उपकरणों के माध्यम से करे, तो ध्यान पे आ जाते हैं। ध्यान से वो बुद्ध और भारतीय दर्शन पे आ जाते हैं, और जब उनके इंस्ट्रूमेंट्स को समझ लेते हैं तो तरीका क्या होना चाहिए इस पर भी आ जाते हैं। तो बहुत कठिन था, लेकिन मुझे इतना सूदिंग, इतना मज़ा आया उसको करने में कि उसको करके मैं बहुत हल्का महसूस किया मैंने, और मुझे लगा कि हाँ इस जगह पे मैं पहुंचा। तो वहाँ से फिर दुनिया को देखने की दृष्टि भी बदलती है। कई बार अनुवाद आपको दृष्टि बदलने का बड़ा काम करता है। एक घटना सुनाता हूँ जो अनुवाद की उपयोगिता को लेके, कि अपने यहाँ जो संगीत पर किताबें हैं उसका जिक्र मैंने जल तरंग में किया है कि जब ये संगीत आया, मतलब जिसको हम उत्तर भारतीय या ख्याल गायकी और ये संगीत आता है, इसको पर्शियन म्यूज़िक भी है, तो इसके मेल को लेके बड़े प्रयास अपने देश में चले। और अपना जो संगीत था जो ध्रुपद से पहले प्रभावित था, उसके पहले कृष्ण पद भी हुआ करते थे। तो कृष्ण पद और ध्रुपद पद, और उसके बाद में जो संगीत हमारे यहाँ ध्यान पर केंद्रित और भक्ति पर केंद्रित था, ये संगीत कुछ ज़्यादा मांसल और ज़्यादा अलग तरह का संगीत था। तो 14वीं शताब्दी के अंत में जब राजा मानसिंह ग्वालियर में थे, और ध्रुपद का उनको जनक माना जाता है, वो जनक नहीं थे, वो उन्होंने एग्रीगेशन ध्रुपद का किया था। अब साहब दक्षिण भारतीय संगीतकारों का एक जत्था निकलता है और वो जाता है कुरुक्षेत्र में, वो दर्शन करने निकला है ना। कुरुक्षेत्र से वापस लौटते समय मानसिंह तोमर के यहाँ रुकता है, और इस समय 1 महीने की एक सभा होती है जिसमें कि दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत पर बातचीत होती है ना। उसको एक डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है, उसका नाम है मान दर्पण के नाम से वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये सिर्फ सुना गया था, लेकिन ये किताब गायब थी। ये किताब अंत में जाके मिली ईरान में, और ईरान में वो किताब मिली अनुवाद के फॉर्म में, और मान दर्पण के नाम से मिली, और उस अनुवाद को फिर अब हम जानते हैं। ऐसा कितना अरेबियन, कितना भारतीय ज्ञान है जो अरब कंट्रीज़ में पहुंचा और वहाँ से यूरोप में पहुंचा, वो बात ही थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत शानदार बात, अभी एक आलेख मैंने किया उनका, इसमें है विश्व रंग में है। कहते हैं कि देखिए कि
जम्मू कश्मीर से लेके और आसाम तक 11वीं 12वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति की धारा बहती रहती है ना। उनकी भाषा अलग है, बीच वालों की भाषा अलग है, आसाम की भाषा अलग है, सब भाषाएं अलग अलग हैं। अब ये पहचानिए कि साहब ये जो भावधारा है ये कैसे पूरे देश को में चलती चली जाती है। भक्ति आंदोलन के बारे में हम सब जानते हैं कि ब्रज भाषा कैसे पूरे देश को छा लेती है, जबकि अलग अलग भाषाएं भी रही होंगी। तो हजारी प्रसाद जी ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ भाषाओं का अध्ययन ही ठीक से नहीं हुआ, और अनुवाद का अध्ययन तो मधु जी कह रही हैं और लोग भी, अब उसके अध्ययन की भी आवश्यकता है। तो तीसरी बात पे, अंतिम बात पे आता हूँ कि ये विश्वविद्यालय, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, इस बारे में पूरी तरह सचेत है कि अगर हमको हिंदी भाषा का विस्तार करना है और उसका प्रभाव बढ़ाना है तो वो भारतीय भाषाओं के साथ ही हो सकेगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। उसमें सम्मान की बहुत ज़रूरत है, आपसी सम्मान की बहुत ज़रूरत है, और वो काम व्यापक अनुवाद से होगा। जो मुकेश भाई ने कहा, एक अनुवाद केंद्र हमने बनाया, बहुभाषा अनुवाद केंद्र बनाया है, टेक्नोलॉजी की भी मदद लेते हैं। अच्छा, मैं टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ अनुवाद करते समय, मैं बिल्कुल भी ट्रांसलिट्रेशन जैसा नहीं करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ सॉफ्टवेयर के टूल्स, लेकिन उनका उपयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की विकृति वो पैदा करता है उस पर जितना काम करना पड़ता है उससे बेहतर है कि हम खुद ही अपना काम कर लें और उसको रोक दें, भाई तू रह जा, भाई रहने दे, तू मत बना वाक्य, तू मुझे शब्द मत बता, मेरे पास जो संपदा है उसी से कर लूँगा। तो एक सेंटर बनाया है, वैसे टेक्नोलॉजी सेंटर भी है, बहुभाषा केंद्र है। हमने विश्वरंग के अंतर्गत 51 हिंदी कहानीकारों का जो हिंदी का चयन था कथादेश से लेकर, उनका 6 भाषाओं में अनुवाद कराया। और जैसे मैंने कहा कि सभी अनुवादकों को 3-3 लाख रुपए दिया गया, क्योंकि 3 लाख शब्द थे इस तरह से। तो मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, उर्दू में और मलयालम में ये किताबें हैं, आपको दिख जाएंगी, यहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ी में किया गया था। तो ये बात भी मुकेश भाई ने बहुत ठीक कही कि भाइयों हमारा भाषाई स्वाभिमान किधर है। हम सब विदेशी भाषाओं का अनुवाद करते चले यार, करते, तो वो भी तो हमारा करें, और इंटरनेट से हम डाउनलोड कर अपलोड करें। अपलोड, वो तो वर्चुअल स्पेस है, लड़ाई तो वर्चुअल स्पेस की हो रही है, आभासी विश्व की लड़ाई चल रही है। तो आप भी तो अपलोड करिए अपनी भाषाओं को, उसका कंटेंट बढ़ाइए, सब चीज़ें करिए। तो अनुवाद का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं मानता हूँ कि रोज़गार भी उसमें बहुत है, और ढंग से करेंगे तो बहुत पोटेंशियल है। तो ये करवाया। उसके बाद अब जो केंद्र बना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र, उसमें हमने ये प्रण किया है कि 100 किताबें हम प्रतिवर्ष अनुवादित कराएंगे, हिंदी से भारतीय भाषाओं में और हिंदी से विदेशी भाषाओं में, और इसके लिए हम अनुवादक ढूंढ दे रहे हैं। इस विश्वरंग का हासिल ही ये है, जो इस बार कल मैंने परसों वक्तव्य में बोला, उद्घाटन वक्तव्य में बोला था कि सर हिंदी को लेके बहुत सारा कुआसा पूरे विश्व में छाया हुआ है। अभी जब लंदन में मैं था, अनामिका भी वहाँ थी, तो मैंने कहा साहित्यकारों का पूरा सम्मान करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा को कौशल की तरह देखो, और साहित्य की ज़रूरत शायद लेवल 3, लेवल 4 पे पड़ेगी। पहले भाषा के विमर्श को सामने लाओ। इसको लंदन में स्वीकार किया गया और सभी एक इंटरनेशनल चार्टर भी बना है, उसी के अंतर्गत अब ये केंद्र यहाँ बन रहा है। हम विश्व में 100 केंद्र बनाना चाहते हैं जो अलग अलग भाषाओं के देशों में होंगे, और उनसे और इनके बीच में संवाद भी पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। आप अगर अनुवाद करते हैं तो हमारे यहाँ ज़रूर जुड़ें। हम अनुवादकों का एम्पैनलमेंट भी कर रहे हैं, और 100-200 जितने अनुवादक हो सकें लेना चाहते हैं, और ये अनुवाद केंद्र ये किताबें निकालेगा। अब क्योंकि हम खुद ही प्रकाशक हैं तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी खुद ही की प्रिंटिंग प्रेस है, तो वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये किताबें लगातार छाप सकते हैं और ज़्यादा लाभ लेखकों को, अनुवादकों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। और जिस तरह यह धरती हमारी माँ है, उसी तरह हिंदी भी हमारी माँ है, और उसकी जितनी सेवा की जाए उतना कम है। और अब हम इस सत्र के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे विश्वरंग के निदेशक और कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय श्री संतोष चौबे सर से कि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको हमारा जो स्मृति चिन्ह है, टैगोर की प्रतिमा है, आदरणीय संतोष चौबे जी की खुद की ही
10 कहानियों का संग्रह है, ये पुस्तक है, मनोज कुमार पांडे जी की किताब है, वो भेंट करें। दे दो।